Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in today's lecture, we are going to complete our SSC JEE PYQ of 10th of October 2023, है ना। हम लोग ने अपने प्रीवियस 3 पार्ट में इसका 75 क्वेश्चन तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा आखिरी पार्ट है जिसके अंदर हम लोग अपने बचे हुए 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा जो SSC JEE का सीरीज है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हर एक चीज़ को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, परख रहे हैं, है ना। चलो तो शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चंस की सीरीज को। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू अबाउट द डिफरेंट वेरियस कोर्सेज विच आर ऑनगोइंग ऑन गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो अगर आप कोई अपने स्टेट की AE-JEE एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई PSU का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, जहाँ पे आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके बाकी सभी एग्जाम से थोड़ा सा डिफरेंट है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल है ना। नॉन टेक्निकल में भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है, किसी में इंग्लिश आ जाता है, किसी में हिंदी आ जाती है, ठीक। बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी ऐड होती है, कभी मैथ्स आता है, कभी नहीं आता है, कभी रीजनिंग आता है, कभी नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके है तो आपको ऑल स्टेट AE-JEE का हमारा जो बैच है उसमें एनरोल कर लेना चाहिए। बिकॉज आपको वहाँ पे हर एक चीज़, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी केवल 777 रुपीज़ के प्राइस में, है ना। और ये जो हमारा ऑल स्टेट AE-JEE का जो कोर्स है, ये हम लोग ने इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चारों ब्रांचेस के लिए हम लोग ने आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। SSC JEE की अगर मैं बात करूं, जिसका हम लोग अभी प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग उसके PYQ सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो SSC JEE का जो हमारा कोर्स है केवल और केवल 777 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। CBT 1 CBT 2 कंप्लीट हर चीज़ आपको यहाँ पे दी जा रही है ना। और यहाँ पे आपका टेक्निकल से लेके नॉन टेक्निकल जो पार्ट है, सब चीज़ यहाँ पे कवर किया जाएगा केवल 777 रुपीज़ में। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए ये कोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूँ RRB JEE की, बिकॉज RRB JEE का जो एग्ज़ाम है वो फिर होने वाला है, वैकेंसीज आने वाली है। और RRB JEE की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है अच्छे तरीके से, तो आपको CBT 1 की अगर प्रिपरेशन करनी है तो केवल CBT 1 का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है एट ए प्राइस ऑफ 499। अगर आपको केवल CBT 2 का प्रिपरेशन करना है तो आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो एट ए प्राइस ऑफ 499 ओनली। अगर आप CBT 1 प्लस CBT 2 कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट हर चीज़ों को, हर चीज़ टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चीज़ आप जानना चाहते हो, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए हमारे पास CBT 1 प्लस CBT 2 का 777 रुपीज़ के प्राइस में एक बहुत ही शानदार कोर्स। ये जो हमारे कोर्सेज हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। डिफरेंट कोर्सेज हमारे पास आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि SSC JEE की, और SSC JEE के एग्जाम में मैं अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात ना करूं तो ये काफ़ी अधूरा सा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यार जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला जो हमारा पार्ट है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी ईजी और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। बट स्कोरिंग तभी तक है जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, आपको इसका अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप इसको एक टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो। बिकॉज 2 घंटे में तो आप पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बट आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी होगी भाई कि नहीं, मैं 30 सेकंड, 30 मिनट में, 25 मिनट में इसको सॉल्व करूंगा। तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है PYQs के हेल्प से, तो गेट एकेडमी आप सभी के लिए CBT 1 में आने वाला जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सभी के सॉल्व पेपर्स आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 222 रुपीज प्लस GST के प्राइस में, है ना। सिमिलरली अगर मैं आपको एक कहूँ कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है, चाहे आप मैकेनिकल के हों चाहे सिविल के हों, तो सिविल के लिए भी अलग ई बुक है, मैकेनिकल के लिए भी हमारे पास ई बुक है, मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट हैं तो आपको भाई बिल्कुल एक नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो PYQs है वो कैसे आ रहे हैं, है ना। PYQs कैसे आ रहे हैं, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, लेवल क्या है, ये सब चीज़ों का आपको अंदाजा तभी होगा जब आप क्या कर पाओगे, इसके PYQs को सॉल्व करो। तो SSC JEE इलेक्ट्रिकल के लिए हम लोगों ने ई बुक लॉन्च किया हुआ है गेट एकेडमी ने, जिसके अंदर आपको ये सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसका भी प्राइस मात्र 222 रुपीज प्लस GST में दिया जा रहा है। सिमिलरली अगर आप UPPCL JEE की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज UPPCL JEE का जो प्रिपरेशन है वो खुद में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर, बट अगर आप UPPCL JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोई भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऐसा मान के चलो सभी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। बिकॉज UPPCL JEE के जो पेपर है उसके अंदर सभी चीज़ें तो हैं ही जो हर एग्जाम में आती हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है इसके अंदर, PLC SCADA वगैरह हो गया, ठीक। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे पूछी जाती हैं, है ना, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर।
जनरली इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में तो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, बट यहाँ पे पूछी जा रही है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीपीसीएल जेई के लिए, तो गेट एकेडमी ने आप ही के लिए 999 रुपीज़ के प्राइस में, इधर टू इंक्लूडिंग जीएसटी सभी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है, केवल और केवल 999 रुपीज़ आपको पे करना है, और आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हमारा जो यूपीपीसीएल जेई का जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हो, आगे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है आप लोगों को यार, आप अगर हमारे इन कोर्सेज में जो मैंने आपको बताया, प्लस हमारे बहुत सारे और भी कोर्सेज गेट एकेडमी के ऐप में अभी लाइव हैं, आप जा करके उनको एनरोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिफरेंट कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो उसमें। तो करना क्या है, करना है आपको यार, अगर आपने गेट एकेडमी की इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप पहले तो जाएं प्ले स्टोर में, गेट एकेडमी की ऐप वहाँ से इंस्टॉल करें, वहाँ पे लॉगिन करें अपने नंबर ईमेल आईडी से, एंड आफ्टर दैट आपकी जो भी आपको कोर्स सूटेबल लगता है आप उस कोर्स में एनरोल करें। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, जिसके अंदर हम लोग अपने 10 अक्टूबर 2023 में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उसके 75 के बाद 100 तक के क्वेश्चंस, नेक्स्ट 25 सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले। ओके, चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर विथ CGS 5 picofarad, CGD 3 picofarad एंड वोल्टेज गेन 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये कह रहा है कि ये क्या है, ये एक कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर है, तो किसी कॉमन सोर्स मॉसफेट एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। इसने यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, मैं इसको क्या करूंगा, क्योंकि ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, आपको कैलकुलेशन में भी इसको नेगेटिव लेना है। ये पहली चीज हमको सही करनी है, सही नहीं करनी मतलब क्वेश्चन ऐसा ही दिया है, क्वेश्चन में गलती नहीं है, आपको खुद से समझ होना चाहिए कि हाँ यार इसका जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव रहता है, पहली बात ये। दूसरा हमको यार इनपुट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इनपुट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं सिंपली। तो इनपुट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इनपुट इज इक्वल टू सी जी एस गेट टू सोर्स प्लस सी जी डी गेट टू ड्रेन 1 माइनस ऑफ ए बी। सी जी एस सी जी डी मैंने याद कैसे किया हुआ है, एस डी कार्ड हम लोग बचपन में यूज करते थे बहुत, तो एस और डी, पहले एस रहेगा फिर डी रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। सीजीएस की वैल्यू दी हुई है 5 पिकोफैराड। ये जो हम लोग डिफरेंट शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स अपने अपने बनाते हैं ना, इसको क्या तो कहा जाता है यार, मेमोनिक्स समथिंग समथिंग कहते हैं, जो भी कहते होंगे उसको, बट मेरा बहुत सारी चीजें मैं इसी तरीके से याद कर लेता हूँ, क्योंकि आप हर चीज को तो ऐसे मेमोराइज नहीं कर पाओगे, तो छोटे छोटे ट्रिक्स है ना, एकदम अजीब से ट्रिक्स, बट हो जाता है उससे सब चीज, तो आप भी अपने क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि सभी लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वो हेलीना, कब्र से फरार, ये सब जो ट्रिक्स है वो तो यूज करता ही है हर कोई, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम वाला। ठीक, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ 5 पिकोफैराड प्लस सीजीडी क्या है यार, कितना है सीजीडी 3 पिकोफैराड। चलो ठीक है, पर ये लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अपना ऑप्शन भी पिकोफैराड में, मेरी आदत है मैं लिख लेता हूँ ताकि कहीं भी मिस्टेक ना हो। माइनस ए बी, अगर मैं सिर्फ 3 ले लेता ना तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाता, बट मुझे मालूम है कि क्या होता है, ये -3 होता है। ठीक, तो 1 माइनस ऑफ -3 4 4 3 12 12 प्लस 5 17 पिकोफैराड कैपेसिटेंस इनपुट है। क्या आंसर 17 बिल्कुल है यार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अवेलेबल है एकदम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ खास नहीं था, खास नहीं था मतलब कोई पहली बार देखेगा इतना डेप्थ में, अगर उसने फॉर्मूलेज वगैरह को नहीं पढ़ा है तो उसके लिए दिक्कत वाली बात है, बट अगर उसको फॉर्मूला पता है तो उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल उस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है, आपके आंसर आ जाएंगे, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं अपने दिन का दूसरा सवाल। इन अ 3-phase बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू। ठीक है,
स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, फाई को कह रहा है कि एंगल फेज वोल्टेज फेज करंट के बीच में, बहुत बढ़िया। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड द करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज आर इन फेज, बिल्कुल गलत। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड द करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेज इज 30 डिग्री प्लस फाई फॉर लैगिंग। ओके, लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के बीच में 30 डिग्री प्लस फाई, दैट टू लैगिंग है। अच्छा ठीक। द एंगल बिटवीन द लाइन करंट एंड द करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज इज 30 प्लस फाई फॉर लीडिंग, ये बिल्कुल सही है। 30 प्लस फाई है फॉर लीडिंग के लिए, लैगिंग के लिए नहीं है प्लस में, लैगिंग के लिए प्लस में नहीं है, लीडिंग के लिए है। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आप एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम बनाइए, स्टार कनेक्टेड सिस्टम बनाइए, उसका जो फेज वोल्टेज है, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, सब चीज आप वहां मार्क करिए। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो ये आता कहां से? फेजर डायग्राम से आता है, ठीक है ना। या सिंपली उठा के फेजर डायग्राम देख लीजिए। देखने से बेटर है एक बार बना के देखिए, तब आप एक बार बना के देखोगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीजें कहाँ पे आती है। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, ऑल्दो यहाँ पे नीचे है उसके, बट मुझे मालूम है ऑप्शन नंबर सी क्या है सही, 30 प्लस 5 और लीडिंग। चले आगे। A wire of resistance 88 ohm is stretched to twice of its original length। ठीक है यार, लेंथ हम लोग ने बढ़ा दिया। The resistance of a stretched wire would be, अब हम लोग को इसका रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकलेगा? तो वायर है, उसका रेजिस्टेंस था 88, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज मैंने कर दिया है तो क्या होगा? साथ ही साथ उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि भाई आप लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस वो लिखा ना हो तब तक आपको तो यही करना है कि आपको एरिया को भी क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग कम करना है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथ 2 जो है, L2 मानता हूं मैं, ये कितना है? L1 का 2 टाइम्स है। जो भी मेरा मटेरियल है उसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया 1 इंटू L1 इज इक्वल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 इंटू L2। सही है, तो एरिया 2 इज इक्वल टू निकल जाएगा A1 अपॉन A1 इंटू L1 अपॉन L2। L2 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ L1 है, 2 टाइम्स ऑफ L1, ये आ जाएगा A1 बाई 2। क्लियर? यहां से मेरा आ गया एरिया। अब मुझे करना क्या है? कुछ नहीं करना है यार, मुझे मालूम है सिंपली R2 क्या है? R2 इज इक्वल टू रो L बाई A। रो तो रो है, L क्या है? 2 टाइम्स ऑफ L1 है, और A क्या है? A2 क्या है? A2 इज A1 बाई 2 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 ऊपर जाएगा 4, 4 रो L1 अपॉन A1 है कि नहीं। अब मैं बोलूं आपको कि ये रो L1 अपॉन A1 क्या है? R1 ही तो है ना। R1 रेजिस्टेंस वन की वैल्यू कितनी थी? 88 थी। तो ये आंसर मेरा हो जाएगा अब 4 इंटू 88, 8 4 दा 32, जिसके लास्ट में 2, वही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, 8 4 दा 32, 8 4 दा 32, 32 प्लस 3 35। बाकी आप सिर्फ यूनिट डिजिट से भी आंसर ला सकते हो, है ना। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान ये रखना है कि कब बोल रहा है कि आपका वॉल्यूम सेम है, कब बोल रहा है कि नहीं भाई आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो जाता तो ये A2 वाला कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता, है ना, और आंसर आता 2 गुना ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। आगे, द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू अ वर्किंग प्लेन इज 40 कैंडल पावर। ठीक है, हमको कैंडल पावर दिया हुआ है 40,
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इल्यूमिनेशन, फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 10 लक्स। तो देख लो यार क्या आएगा डिस्टेंस। तो हमको मालूम है जो इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला है, क्या होता है इल्यूमिनेशन का फॉर्मूला, इल्यूमिनेशन that is denoted by E is equal to कैंडल पावर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, और इल्यूमिनेशन की जो लक्स क्या होती है, यूनिट लक्स होती है। ठीक है, कैंडल पावर हमको दिया है, बिल्कुल दिया है, कैंडल पावर 25 है, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, इल्यूमिनेशन दिया है, कितना दिया है 10 लक्स। कुछ नहीं करना जी, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 10, 2.5, 0.5 इंटू ये हो जाएगा, therefore d is equal to रूट अंडर 2.5। ठीक, रूट अंडर 2.5, रूट अंडर 2.5, अरे यार मैं कहाँ से इसको 25 लेके चल रहा हूँ पता नहीं। ठीक है, कहाँ से 25 ले लिया, वो तो 40 है। बोलूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, या आ जाएगा रूट अंडर 4 दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो जरूर बन सकता है ना। इल्यूमिनेशन जो टॉपिक है हमारा, है ना, इसके अंदर जो कहना चाहिए, हर एक का जो फॉर्मूला बनता है, हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, हर किसी के बीच का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, हर एक का यूनिट आपको पता होना चाहिए, और हर एक फॉर्मूले में किस तरीके से न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन आएगा तो पुट करते कैसे हैं वो भी पता होना चाहिए ना। यही नहीं कि सीपी की वैल्यू कभी दे दिया, ये किस में दिया हुआ है, ये कैंडल पावर में ना दे किसी और में दे दिया हो, किसी और यूनिट में दे दिया हो, तब तो कंफ्यूज हो जाओगे। ऑल्दो आपको फॉर्मूला वगैरह सब पता है, लेकिन आपको एक दो न्यूमेरिकल आपके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको आइडिया होगा कि कौन सी यूनिट को हमको कहाँ पे पुट करना है, अदरवाइज दिक्कत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डैश एंड डैश। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, दिस मींस दैट इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस वही है ना, नहीं डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ना, तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है आई टाउ अपॉन 2VT, आई टाउ अपॉन 2VT। ये टाउ जो होता है ये होता है लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। तो लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, वीटी क्या होता है, थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो ये कह रहा है मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, ठीक, एंड डायोड करंट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारी आई डायोड करंट है, टाउ क्या है, लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है हमारा, ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायोड करंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो जैसे जैसे मीन लाइफ टाइम ऑफ माइनॉरिटी कैरियर बढ़ेगा हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारे डायोड करंट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है, आपके लिए सवाल है कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो होता है फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में होता है या रिवर्स बायस के कंडीशन में होता है। अब आप बोलोगे क्या सर कैपेसिटेंस
केवल रिवर्स बायस कंडीशन में ही होता होगा, तो ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस जो आपको देखने को मिलता है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर या पीएन जंक्शन में, वो आपको फॉरवर्ड बायस में भी एक टाइप का कैपेसिटेंस देखने को मिलता है, रिवर्स बायस में भी एक टाइप का कैपेसिटेंस देखने को मिलता है। तो ये डिफ्यूजन कैपेसिटेंस फॉरवर्ड बायस वाला है या रिवर्स बायस सिचुएशन में देखने को मिलेगा, ये आपको पता करना है, और ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 की Which of the following statement is not correct about generation of alternating voltage? कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? An increase in number of pole increases the frequency. बिल्कुल भाई, नंबर ऑफ पोल बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि 120 F/P NS, नंबर ऑफ पोल इंक्रीज होगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। A 4-pole generator completes 4 cycle per revolution, गलत। 2 cycle per revolution। एक 4-pole जनरेटर के 2 साइकिल पर रेवोल्यूशन कंप्लीट होते हैं। अच्छा, अपने को नॉट करेक्ट ही बताना था, नॉट करेक्ट अपने को मिल गया, लेकिन फिर भी आगे का देख लेते हैं। The number of times the armature rotates per second, the same number of cycle will be produced by the armature voltage, बिल्कुल ठीक है। For the production of voltage either the armature और द फील्ड रोटेट्स, दोनों में से कोई एक रोटेट करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी, अ 4-पोल जनरेटर कंप्लीट्स 4 हाफ साइकिल जो लिखा है, सॉरी जो 4 साइकिल जो लिखा है वो गलत है, 2 साइकिल्स होता है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर ओवरहेड कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है किसी ओवरहेड कंडक्टर के अंदर नहीं होनी चाहिए? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल यार हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और इस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही अचीव करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर का हम लोग यूज करते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ठीक है, ACSR कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिस भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा उसका वेट पर यूनिट मीटर, है ना, उसकी वेट जो होगी, सिंपली अगर मैं आपसे कहूं तो उसका वेट ज्यादा होगा। ठीक, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपका अगर वेट ज्यादा हो गया तो आपका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा हम लोग को ऐसा डिजाइन करना रहेगा ताकि वो ज्यादा वेट को बियर कर सके, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमको क्या है, डिजायरेबल नहीं है भाई। हम नहीं चाहते कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन का जो ओवरहेड कंडक्टर हो उसके पास हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी हो। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर होगी तो उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम चाहते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी हो, लो हो, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी का हो, ताकि उसका वेट क्या हो, लेस। लोअर कॉस्ट कोई भी चीज भाई हमको सस्ती ही चाहिए। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना है ना। तो आपको जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करना है, आपको जो है कहना चाहिए कि आपका कॉस्ट कम होना चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम आप उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इस वजह से हम लोग के लिए सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो क्या है, एल्यूमिनियम है। क्यों? एल्यूमिनियम का कॉस्ट कम है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास, उसको दूर करने के लिए हमने ACSR कंडक्टर यूज किया। और इसके अंदर जो है वो क्या है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला ये मटेरियल है। तो इसका वेट क्या होता है, कम होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर क्या चाहे आप कंपेयर कर लो कॉपर। क्लियर? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of field is used as a coupling medium in all electromechanical conversion device? तो हम सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस की अगर बात करें तो उसके अंदर किस टाइप का हमारा कपलिंग मीडियम होता है? तो हमारा किस टाइप का कपलिंग मीडियम होता है यार? कोई भी मेरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन, मतलब मैं कहना चाहूँ तो मैं एक मशीन की बात करूँ तो मशीन के अंदर जो हमारी कपलिंग होती है वो कभी भी क्या नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू नहीं होती। ठीक, एक हमको लगता है कि होती होगी बट ऐसा नहीं होता है,
केवल मैग्नेटिक फील्ड ही होती है हमारी कपलिंग, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही क्या होती है हमारी कपलिंग होती है। क्लियर? चले, केवल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 220 वोल्ट डीसी मशीन इज 0.5 एम्पियर। आर्मेचर रेजिस्टेंस आर 0.5 ओम। ठीक है। What is the value of back EMF when the machine functions as a motor if the full load armature current is 25 एम्पियर? ठीक है, आइए फुल लोड आर्मेचर करंट 25 एम्पियर। ठीक, 220 वोल्ट, ये आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है VL 220 वोल्ट। ठीक, तो मुझे कह रहा है भाई आप EMF निकालो। EMF इज इक्वल टू VL माइनस IARA। कहीं भी ऐसा मेंशन किया क्या कि कौन सी मशीन है, क्या है, नहीं है, तो हम लोग इसको एक सीरीज मशीन मान लेते हैं। और सीरीज मशीन का क्या है, कुछ ऐसा था, आपको दिख जाएगा, ये आपका VL है, यहाँ से जो भी प्रोड्यूस हुआ होगा कुछ EG प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक है, इसके अंदर जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है वो RA है, तो जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो ज़्यादा हुआ होगा, उसके अंदर ये IA इंटू RA वाला लॉस हुआ, और लॉस होने के बाद आपको आउटपुट में क्या मिला, लोड वोल्टेज मिला। ऑल्दो यहाँ पे जो ब्रश लॉस है वो VB होता है ना, बट नहीं कंसिडर करने बोला तो नहीं करते यार, क्यों अपनी तरफ से दिमाग लगाया जाए। तो ये 220, एक मिनट है, ये मशीन है क्या है, मोटर है ना, तो मोटर में आप VL ज़्यादा दोगे, आप इनपुट ज़्यादा देते हो और आपका जो यहाँ पे EG है वो कम होता है, तो बिल्कुल ठीक है, VL माइनस IARA। अगर जनरेटर होता तो VL प्लस IARA हम लोग लिखते। तो आइए 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 आइए, हो गया 25 इंटू RA 0.5, 25 इंटू 5 125, 125 112 12.5, 12.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अच्छा 207.5, 207.5 will be the correct answer। ठीक, ध्यान देना, मोटर बोल रहा है या जनरेटर बोल रहा है, मोटर जनरेटर अगर कुछ रहता है तो उसमें फॉर्मूलेज में चेंज आ जाती है ना। एट्टी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई, 85th क्वेश्चन कह रहा है द RMS एक्सप्रेशन ऑफ द RMS वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ ए ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इज। तो RMS वैल्यू का क्या होता है, Imax अपॉन √3, Imax अपॉन √3। ठीक है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के लिए आपको क्या क्या चीज पढ़ना है, साइनसोइडल का तो याद रहना चाहिए, आपको ट्रायंगुलर पढ़ना है, RMS और एवरेज, बस हो जाएगा, उससे बाकी सब उसी से आप फॉर्म फैक्टर निकाल लोगे, है ना, उसी से पीक फैक्टर निकाल लोगे। स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, इतना तो एटलीस्ट आपको पढ़ लेना है। हाफ वेव और फुल वेव तो आप पढ़ोगे ही, बिकॉज आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वो आता ही है ना। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक गीजर कॉइल्स आर मेड अप ऑफ, इलेक्ट्रिक गीजर जो रहता है हमारा वो किस पे वर्क करता है, वो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, जब आप उसके अंदर से करंट फ्लो कराते हो तो वो जो उसके अंदर जो भी आपका कॉइल रहेगा उसके अंदर हीट प्रोडक्शन होगा बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय दैट कॉइल। यही जो फिनोमिना यही हमारे इलेक्ट्रिकल हीटर में भी यूज होता है, गीजर में यूज होता है, आयरन में यूज होता है ना। तो उसके अंदर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी है यार, मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी है हाई रेजिस्टेंस का मटेरियल होना है हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी 86, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, moving on to our next question, which of the following lamp is well suited for street lighting in terms of high luminous efficiency? तो अगर मैं स्ट्रीट लाइटिंग की बात करूं तो अभी तो ऑलरेडी ऑल्दो हम लोग को हर जगह आपको अब एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखेगी, बट जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पहले की बात करते हैं उन लोग। तो पहले के समय में या ल्यूमिनस एफिशिएंसी के हिसाब से जो सबसे बेस्ट सूटेड है वो हमारे लिए क्या है, सोडियम वेपर लैंप है। ठीक, हमारे लिए सबसे बेस्ट सूटेड क्या है, सोडियम वेपर लैंप। क्लियर? सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी क्या है यार, अब आपको ये बताना है। सोडियम वेपर लैंप की एफिशिएंसी क्या है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, एफिशिएंसी। नेक्स्ट, in case of magnetic circuit, the ratio of flux density developed in the magnetic material to the flux density developed in air for the same amount of magnetizing force applied on it is called। अच्छा, मैग्नेटिक dense flux density, ratio of flux density developed in magnetic material to the flux density in air material, air या फिर फ्री स्पेस बोल दो, ये होगा हमारा एब्सोल्यूट तो नहीं है, ये हमारा क्या होता है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग आप निकाल रहे हो एंड दैट समथिंग इज एयर या कोई भी और चीज होता है, तो वो हमारी होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट म्यू आर, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये जो है ये सॉरी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, ये हमारा परमिएबिलिटी ऑफ कोई भी मटेरियल है और ये हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है। एक और क्वेश्चन यहाँ से आपको ये भी बन सकता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होता है। ठीक, क्योंकि म्यू और म्यू नॉट का यूनिट होता है। ठीक, रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसी चीज है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो है, इस वजह से ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है, ये यूनिट लेस होता है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, गुड क्वेश्चन। आपको पता रहेगा तो आप जरूर इसका आंसर दे पाओगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। In a shaded pole induction motor, the main core flux is dashed by the flux in the ring that is developed by the dash current। अच्छा, the main core flux is opposed by the flux in the ring, shaded pole induction motor, वो जो रिंग के अंदर है, पहली बात तो इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, है ना। सर्कुलेटिंग करंट जो करंट फ्लो होगी वो मेन कोर फ्लक्स के जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको अपोज करेगा। तो in a shaded pole induction motor, the main core flux is opposed by the flux in the ring that is developed by the circulating current।
जो सर्कुलेटिंग करंट के द्वारा यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस करा जाता है इनसाइड दैट रिंग, दैट विल अपोज द मेन कोर फ्लक्स। क्लियर? वो क्या करेगा? मेन कोर फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक, चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेथड ऑफ क्रिएटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अ डाइलेक्ट्रिक अंडरग्राउंड केबल इज नोन एज। तो कौन सा प्रोसेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं ताकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो अंडरग्राउंड केबल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्ट्रेस का हॉटस्पॉट क्रिएट ना हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडिंग। क्या कहते हैं हम उसको? ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग भी हमारी कितने टाइप की होती है? ग्रेडिंग भी हम जो करते हैं वो दो टाइप से होती है ना? ग्रेडिंग भी होती है हमारी कितनी टाइप की? दो टाइप की। क्या क्या है? क्या क्या नाम था यार? एक तो सिंपल है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, और दूसरा इंटरशीथ ग्रेडिंग करके कुछ था। इंटरशीथ ग्रेडिंग। ठीक, तो ये दो टाइप की ग्रेडिंग होती है हमारे पास, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग एंड इंटरशीथ ग्रेडिंग। क्लियर? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या करते हैं और इंटरशीथ ग्रेडिंग में क्या करते हैं, ये आपको जानना है। ये आपका होमवर्क है। इंटरशीथ ग्रेडिंग में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के हम लोग जो शीट प्रोवाइड करते हैं ना, क्या क्या रहता है? कोर रहता है, पेपर इंसुलेशन, लेड शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। तो ये जो लेड शीट है ये हम लोग अलग अलग मटेरियल्स का क्या क्या करते हैं इसमें, ताकि जो आपका स्ट्रेस रहे वो क्या रहे? यूनिफॉर्म रहे। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91। ओके, what will be the phase difference between alternating current and the voltage represented by the following? क्या ही होगा? 10 साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन और कॉस कर दिया है। देखो यहाँ पे जो इशू है वो ये है कि ये साइन में है और ये कॉस में है, तो आप इसको क्या नहीं कर सकते डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि वोल्टेज का वोल्टेज वाला जो पाई/3 है माइनस कर दिए यहाँ के जीरो से, ऐसा नहीं है ना? तो हम लोग इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमको पता है कि साइन पाई/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, है ना? हमको कन्वर्ट करना है साइन को कॉस में। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये आई वाला ले रहा हूँ। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ये ओमेगा टी प्लस पाई/2 किया और माइनस पाई/2 कर दिया। ठीक है, प्लस पाई/2 किया माइनस पाई/2 किया, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी ही रहेगा। क्लियर? ठीक, अब यहां से आ जाएगा ये आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई/2 प्लस पाई/2। ठीक, सिंपल बाइफरकेट किया हूं, कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा। अब इसको x बोल दो, इसको पाई/2 बोल दो, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? आई नॉट कॉस ऑफ एक्स। कॉस ऑफ एक्स क्या है? ओमेगा टी माइनस पाई/2, है कि नहीं? अब माइनस कर लो, ये क्या आया?
यहाँ से है ये π/3, π/3, और यहाँ से क्या आ रहा है π/2। हमें π/3 माइनस ऑफ माइनस π/2, ये आपका थीटा आएगा, प्लस हो जाएगा 3, यहाँ 2, यहाँ 3, 3 2 5, 5, 5 π/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर, है ना। कुछ नहीं किया हूं, जो बेसिक मैथ्स में कॉस थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो या साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, सभी को पता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ π/2 प्लस किया, π/2 माइनस किया, और प्लस थीटा वाले को इधर कर दिया ओमेगा टी माइनस π/2, और फिर उसको यहाँ पे थीटा ऑफ वोल्टेज माइनस थीटा ऑफ करंट कर दिया, आंसर मेरा आ गया। क्लियर? चलें फिर आगे बढ़े, कुछ खास किया नहीं है यार मैंने। नेक्स्ट इज which of the following statement is true regarding the voltage drop due to armature reaction for unity power factor in an alternator। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन ए यूनिटी पावर फैक्टर, मैंने टेबल पहले भी बनवा चुका है आपको, तो आप वहां से उसको प्रेफर कर, मतलब एक बार रीड कर लीजिएगा, है ना। तो होता क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, पावर यूनिटी पावर फैक्टर की है। ठीक है, the voltage drop is minimum for unity power factor, the voltage drop remains constant irrespective of power factor, the voltage drop is 0 for unity power factor, the voltage drop is maximum for unity power factor। तो ना वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम तो होता नहीं है, और ना वोल्टेज ड्रॉप जीरो होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट भी नहीं रहता इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर फैक्टर, जैसे जैसा हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बट आप ये कह सकते हो कि जब आपका यूनिटी पावर फैक्टर रहेगा, तो उस सिचुएशन में आपकी जो वोल्टेज ड्रॉप आपको देखने को मिलेगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। द वोल्टेज ड्रॉप विल बी मिनिमम, है ना। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जेड पावर फैक्टर ZPF लीड में, ZPF लैग में होता है। क्या होता है यार ZPF लीड और ZPF लैग में? तो ZPF लीड में क्या होता है कि जो आर्मेचर रिएक्शन रहता है वो मेन फील्ड फ्लक्स को क्या करती है, वीकेन करती है, मतलब उसको कमजोर करती है। उस वजह से जो EMF जनरेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। वहीं पे अगर मैं ZPF लीड की बात करूं तो क्या होता है, वहां पे जो आर्मेचर रिएक्शन है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो स्ट्रेंथन करता है मेन फील्ड फ्लक्स को, और मेन फील्ड फ्लक्स अगर स्ट्रेंथन होती है तो EMF जनरेशन का जो है वो क्या होती है, हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो क्या हो रहा है ZPF लीड में, क्या हो रहा है ZPF लैग में, ये हम लोग जान रहे हैं, है ना। वो पार्शियली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, पार्शियली डीमैग्नेटाइजिंग, ये सब चीज का टेबल मैंने आपको बनवाया हुआ था, वहां से भी आप प्रेफर कर लेना। और सिंपली यहाँ पे एक आप लॉजिक से ये कह सकते हो कि भाई यूनिटी पावर फैक्टर के सिचुएशन में हमारा वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो हो नहीं सकता, और वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम भी नहीं होता उस समय। ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट भी नहीं रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ पावर फैक्टर वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट नहीं होता, पावर फैक्टर चेंज होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी चेंज होगा। लेकिन अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, हमारी मिनिमम होगी। क्लियर? ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैकेनिकल लॉसेज इन सिंक्रोनस मोटर इंक्लूड्स, मैकेनिकल लॉस के अंदर क्या क्या आता है यार, विंडेज लॉस वगैरह ये सब भी चीजें हम लोग जानते हैं, तो क्या किसके अंदर आता है। मैकेनिकल लॉस इन सिंक्रोनस मोटर इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है उसके अंदर, मैकेनिकल लॉस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और स्ट्रे लॉसेस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो देखो, अपन एक सिंपल सा बोले अगर, तो आयरन लॉस की अगर मैं बात करूं, आयरन लॉस सभी जान रहे हैं क्या होता है, एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरेसिस लॉस।
एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस, ये हमारी क्या हो गई, आयरन लॉस हो गया। अगर मैं मैकेनिकल लॉस की बात करूं, अगर मैं मैकेनिकल लॉस की बात करूं तो इसके अंदर फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस आता है। फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस इसके अंदर इंक्लूड होता है। वहीं पे अगर मैं स्ट्रे लॉस की बात करूं, लोड नहीं, स्ट्रे लॉस की बात की जाए तो स्ट्रे लॉस के अंदर आयरन लॉस प्लस मैकेनिकल लॉस दोनों इंक्लूड है। तो हमारे लिए क्वेश्चन, मतलब मैंने आपके लिए चीजें आसान कर दी हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैकेनिकल लॉसेस किसी सिंक्रोनस मोटर के अंदर, चाहे इंडक्शन मोटर के अंदर, चाहे डीसी मोटर के अंदर, कोई भी मोटर के अंदर क्या होती है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इंक्लूड करके हम लोग कहते हैं कि ये हुआ हमारा मैकेनिकल लॉस। अब अगर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस प्लस एडी करंट लॉस प्लस हिस्टैरिसीस लॉस, तो आप क्या कहोगे उसको, आप उसको कहोगे स्ट्रे लॉस। आप उसको क्या कहोगे, अब हम उसको कहेंगे कि भाई ये स्ट्रे लॉस है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, स्ट्रे लॉस के अंदर क्या आता है, मैकेनिकल लॉस के अंदर क्या आता है। एक बार आप जान जाओगे तो सभी चीजें आसान है। हाउ मैनी टर्मिनल्स डज ए सर्वो मोटर कंटेन, सर्वो मोटर के अंदर कितने टर्मिनल होते हैं। सर्वो मोटर के अंदर हमारे पास, क्योंकि सर्वो मोटर क्या है, एक छोटा सा मोटर आता है, बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने के लिए, बट काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, 3 टर्मिनल होता है। पावर, एक पावर होता है, एक सिग्नल होता है, और एक और कुछ था यार, अर्थ रहता है या ग्राउंड रहता है। हम्म, 3 टर्मिनल है इतना पता है। एक पावर होता है, एक या तो अर्थ बोलते हैं या उसको ग्राउंड बोलते हैं, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, मतलब सेम ही है लगभग, है ना, अर्थ या ग्राउंड टर्मिनल। ठीक है, 3 टर्मिनल है, अर्थ टर्मिनल, ग्राउंड टर्मिनल या और पावर टर्मिनल और सिग्नल टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल के ये डिवाइस है सर्वो मोटर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रेशर कॉइल टू ब्रिंग द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द शंट कॉइल एग्जैक्टली इन क्वाड्रेचर विद द अप्लाइड वोल्टेज। हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, हम लोग कॉपर शेडिंग बैंड्स का यूज करते हैं, कॉपर शेडिंग बैंड्स का यूज करते हैं। कुछ इस टाइप का अपना डायग्राम रहता है ऊपर में, और ये हमारा नीचे में, ये अपनी डिस्क रहती है। ठीक है, ये शंट मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट है, ये नीचे वाला सीरीज मैग्नेट होता है। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, जो शंट मैग्नेट से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको अप्लाइड वोल्टेज, जो हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई किया है उसके क्वाड्रेचर में पहुंचाने के लिए कॉपर शेडिंग बैंड्स का यूज करते हैं। और ये कॉपर शेडिंग बैंड्स कहाँ लगी हुई है, ये कॉपर शेडिंग बैंड्स जो लगी रहती हैं, ये रहती हैं सेंट्रल लिम्ब ऑफ शंट मैग्नेट, शंट मैग्नेट के सेंट्रल लिम्ब में प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक, तो कॉपर शेडिंग बैंड्स आर प्रोवाइडेड इन सेंट्रल लिम्ब, बिल्कुल सही। ठीक, और वो भी किसके, शंट मैग्नेट के। यू लिम्ब में नहीं प्रोवाइड करते, यू लिम्ब का मतलब ये नीचे वाली बात हो रही है। ठीक है ना, उसमें तो जगह ही नहीं है कि सेंटर में कहीं प्रोवाइड कर लें। कॉपर शेडिंग बैंड्स क्या यूज है वो तो उसने बता ही दिया क्वेश्चन में, कि हमारे जो शंट मैग्नेट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है उस फ्लक्स को अप्लाइड वोल्टेज से क्वाड्रेचर में, दैट इज 90 डिग्री में लाने के लिए हम लोग इसको ऐसा करते हैं। ठीक है, ये रहा मेजरमेंट का क्वेश्चन। Next is if the energy stored is 5 Henry in a 5 Henry
इंडक्टर इज 150 joules, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू इट। तो फॉर्मूला क्या है जी, फॉर्मूला है हाफ LI स्क्वायर, है ना, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, हाफ L5 इंटू I स्क्वायर, 160 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू I स्क्वायर, 564, I स्क्वायर इज इक्वल टू 64, I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर करता है कोई भी एनर्जी, एक आइडियल कैपेसिटर, एक आइडियल इंडक्टर कभी भी क्या नहीं करता, कोई एनर्जी को स्टोर करता है, कभी भी वो एनर्जी डिसिपेट नहीं करता है। तो अपने से कोई क्वेश्चन कह दे कि एक आइडियल कैपेसिटर है, इतना इतना बहुत सारा वैल्यू वैल्यू लिख देगा, फिर पूछ देगा कि इसने कितना एनर्जी डिसिपेट किया, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये है, इम्पिडेंस है, जो भी दे दे, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो ये वो एक क्या है, आइडियल कैपेसिटर है या एक आइडियल वोल्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, व्हेन द मोटर रीचेस द डैश ऑफ फुल स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच S opens and cuts कैपेसिटर फ्रॉम द सप्लाई। कितने स्पीड पे, तो ये लगभग 75% ऑफ द स्पीड, 75 to 78, 75 to 80 इतने की स्पीड पे हमारा जो रहता है कैपेसिटर, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है वो हो जाता है ओपन, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होने के साथ जो हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी, जो हमारी मेन वाइंडिंग के साथ इन पैरेलल कनेक्टेड थी, वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग अब मेन वाइंडिंग से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, क्या, क्वेश्चन नंबर 97। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा है क्या क्वेश्चन, इन अ सिंगल वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज अबाउट डैश ऑफ द रेटेड टॉर्क। तो एक सिंगल वैल्यू जो हमारा मोटर रहता है उसके अंदर हमारी जो स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो रेटेड टॉर्क से कितना होता है। सिंगल वैल्यू कैपेसिटर 98 क्वेश्चन नंबर, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर रहेगा, अवेलेबल रहेगा, और ये हमारे रेटेड टॉर्क से 50 से 100% तक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि एक रेजिस्टेंस वाला कैपेसिटर जो रहता है उसमें 10 से 20% ऐसा टाइप से रहता है, कम रहता है, क्योंकि ये कैपेसिटर इसके साथ कनेक्टेड है ना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन टाइप का सिस्टम है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क क्या रहेगी, वो ज़्यादा रहती है रेटेड टॉर्क से। क्लियर, क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 99, find the common base configuration current gain of a transistor if the common emitter current gain of a transistor is 50। ठीक है, करंट गेन बीटा हमको दिया हुआ है ना, हमको क्या दिया हुआ है, करंट गेन बीटा हमको दिया हुआ है, बीटा ये हाँ, बीटा इज इक्वल टू 50 हमको दिया है। हमको क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन ऑफ ट्रांसफार्मर। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कॉमन एमिटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज अल्फा निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, अल्फा निकालने के लिए कह रहा है। अपने पास रिलेशन क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है, और गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक, गामा की तो जरूरत नहीं है, ये सिंपली होगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 1। ये तो हमको कितना मिलेगा, अराउंड 100 वाला तो ये होगा 0.98, 0.98 अल्फा।
कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो वो मिलेगा करंट गेन, वो अल्फा मिलता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा, और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गामा, है ना। तीनों का रिलेशन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, in a RLC series circuit the resonant frequency has a resonance frequency of 170 kilohertz and quality factor of 25, find the बैंडविड्थ। जितने भी चीजें आपकी ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, आपको क्या होना चाहिए, एकदम फॉर्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ का फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 170 किलोहर्ट्ज, क्वालिटी फैक्टर क्या है 25। तो ये 25 4 टाइम्स 4 5 6 7, 7 से थोड़ा सा कम 6.8 किलोहर्ट्ज। 175 होता तो 25 7 टाइम्स चला जाता, तो 7 से थोड़ा सा कम तो 6.8 है कि किलोहर्ट्ज है, तो किलोहर्ट्ज में। क्लियर, तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। हम लोगों ने 10 अक्टूबर 2023 के जो अपने 100 सवाल थे उसको कंप्लीट कर लिए हैं। 4th पार्ट में जाके ये कंप्लीट हो पाया। ठीक है, भले हमको समय लगा थोड़ा, जिसको भी लग रहा है भाई ज़्यादा समय ले रहा हूँ, 1 घंटा ले रहा हूँ, तो 2x पे देख ले। थोड़ा स्लोली स्लोली बोलता ही हूँ मैं वैसे, तो 2x पे देख सकते हैं। आधे घंटे में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, इस वजह से हमारा थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि ये क्वेश्चन नंबर है तो ये इसका आंसर ये होगा, सिंपल डायरेक्टली हम लोग आंसर नहीं बताते, बहुत सारे साथ उसकी चीज में और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हुए चलते हैं, है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर concluding the class, let me again remind you about the different courses that are available on the GATE Academy platform. तो अगर आप किसी स्टेट के एई या जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या पीएसयूज की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीएसयू में भी बहुत सारी डिप्लोमा ट्रेनिंग वगैरह की, जैसे पीजीसीआईएल की, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की डीटी डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसीज आती है ना। गुजरात डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो क्या था यार, जीवी जीआरवीएनएल आरवीयूएनएल, सब टाइप की जो आपकी वैकेंसीज हैं, तो आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ों को, तो आप हमारा 777 रुपीज़ का ये एई जेई ऑल एग्जाम एई जेई का कोर्स आप अवेल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमारे पास कोर्स है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जिसका ये एग्जाम हमको मालूम चल गया है भाई अक्टूबर में होने वाला है, एट द एंड ऑफ द अक्टूबर, तो आप अगर उसकी तैयारी अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या होगा यार, आपको करना होगा कि आप गेट एकेडमी के साथ अपने आप को क्या कर सकते हो, गेट एकेडमी की ऐप इंस्टॉल करके हमारे कोर्स को बाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको 777 रुपीज़ के एक छोटे से नॉमिनल से प्राइस के अंदर हम आपको कंप्लीट CBT1 CBT2 सभी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, है ना। वैसे ही हम लोग बात करें अगर आरआरबी जेई की, तो आरआरबी जेई का जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग CBT1 में कोई टेक्निकल पार्ट नहीं आता, CBT2 में टेक्निकल पार्ट आता है। तो आपको केवल अगर CBT1 की प्रिपरेशन करनी है तो भी हमारे पास CBT1 का कोर्स है, ओनली CBT1 एट ए प्राइस ऑफ 499। ओनली CBT2 टेक्निकल वाला पार्ट, ओनली CBT2 एट ए प्राइस ऑफ 499। CBT1 प्लस CBT2 दोनों मिला के हमको 777 के अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। क्लियर, नेक्स्ट इज अवर एसएससी जेई, जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट है, उसके अंदर हमारा जो जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हमको आते हैं एग्जाम में, उसकी अगर हमको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सॉल्व पेपर अगर आपको चाहिए, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी के प्राइस में, ये हम आपको ई बुक प्रोवाइड करेंगे, है ना। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट, और ये जो इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए है, सिमिलरली सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। जो पेपर 1 में हमारे जो टेक्निकल पेपर्स आए हुए हैं 2007 से लेकर 2024 तक, कंपाइल करके एक जगह पे एक साथ ये सब्जेक्ट वाइज ईयर वाइज ई बुक आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है गेट एकेडमी, मात्र 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी में, है ना।
नेक्स्ट दैट इज यूपीपीसीएलजी। यूपीपीसीएलजी की जो एक बहुत ही एस्पिशियस सी वैकेंसी है, ये कुछ समय में रिलीज हो जाएगी, नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, तो जब आप तैयारी स्टार्ट अभी से कर सकते हो, बिकॉज आप यूपीपीसीएलजी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसका मतलब आप सभी अन्य सभी एग्जाम की तैयारी आप इसी के साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप यूपीपीसीएलजी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे पास कोर्स है केवल 999 रुपीज प्लस इंक्लूडिंग ऑल दी जीएसटी। ये 999 का आपको कॉस्ट पे करना रहेगा और वैलिडिटी आपको 1 साल की मिलेगी, जिसके अंदर आप गेट एकेडमी के साथ जोड़ के अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने जो 9th का पेपर हो गया, 10th का पेपर हो गया, अब हम लोग 11th ऑफ अक्टूबर को जो पेपर आए थे उसके डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए टाटा बाय, जय हिंद।